दोस्तों, दुनिया की नजरें उस वक्त टीवी स्क्रीन पर गड़ गईं। ब्रेकिंग न्यूज के फ्लैश चमकने लगे और हर कोई बस यही देख रहा था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की धरती पर कदम रख चुके हैं। लेकिन जो आपको टीवी पर दिख रहा था वह तो सिर्फ एक बाहरी तस्वीर थी। असली खेल तो उस इमारत के बंद दरवाजों के पीछे चल रहा था, जिसके बारे में 99% लोग कुछ नहीं जानते। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के उस रहस्यमयी किले की जिसे दुनिया हैदराबाद हाउस के नाम से जानती है। यह सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है, बल्कि यह वो जगह है जहां आज 2025 में दुनिया की तकदीर का फैसला लिया जाता है। दिल्ली में खड़ा वो शाही महल जिसके दरवाजे खुलते ही अमेरिका और यूरोप की सत्ता तक हिल जाती है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान की वो शान जिसने 1928 में ही पानी की तरह बहा दिए थे करोड़ों रुपए, आज उसी छत के नीचे लिखी जा रही है। 2026 के विश्व युद्ध की नई कूटनीति। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको उस तितली के आकार वाले महल के अंदर ले चलेंगे जिसने अंग्रेजों को भी पसीने ला दिए थे। आज हम डिकोड करेंगे उस 170 करोड़ के बंगले का सच, जिसकी दीवारों में आज भी हैदराबाद के निजाम के वो राज कैद हैं जिन्हें जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्यों भारत आने वाला हर महाशक्तिशाली नेता, चाहे वो जो बाइडेन हो या पुतिन, इसी हैदराबाद हाउस में सीक्रेट मीटिंग करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस शाही महल के रहस्यमयी गलियारों में कदम रखें, अगर आपको भी भारत की धरोहर और भारत की आन बान और शान पर गर्व है तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं उस दौर में जब भारत में अंग्रेजों का राज्य था। 1920 के दशक की बात है, जब दिल्ली को नई राजधानी बनाया जा रहा था। उस वक्त भारत में 500 से ज्यादा रियासतें, राजा महाराजा थे, लेकिन उन सब में एक ऐसा शख्स था जिसका रुतबा, जिसकी अकड़ और जिसकी तिजोरी का कोई अंत नहीं था, और वो थे हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान। आज के एलन मस्क या जेफ बेजोस की दौलत को अगर आप उस जमाने के हिसाब से देखें तो निजाम के आगे वो कुछ भी नहीं थे। टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी घोषित किया था। हुआ यूं कि जब दिल्ली में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी राजाओं की संसद बन रही थी, तो अंग्रेज चाहते थे कि सभी बड़े राजा दिल्ली में अपना अपना घर बनाएं। लेकिन निजाम को घर नहीं चाहिए था, उन्हें एक ऐसा महल चाहिए था जो अंग्रेजों के वायसराय हाउस, जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, उसकी आंखों में आंखें डाल सके। निजाम का कहना था, मैं भारत का सबसे अमीर आदमी हूँ, मेरा ठिकाना ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर लंदन में बैठी रानी को भी रश्क हो जाए। और इसी जिद, इसी एटीट्यूड ने जन्म दिया उस इमारत को जिसे आज हम हैदराबाद हाउस कहते हैं। यह सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, यह निजाम के ईगो का एक आलीशान स्मारक था। उन्होंने अपनी तिजोरी का मुंह खोल दिया और उस जमाने में, जी हाँ, 1926 से 1928 के दौर में इस महल को बनाने में 1,70,00,000 रुपए खर्च कर दिए। आप अंदाजा लगाइए, उस जमाने का 1 रुपया आज के हजारों रुपयों के बराबर था। यानी उस समय के 1,70,00,000 रुपए की आज की वैल्यू लगभग 7,000 करोड़ से 8,000 करोड़ रुपए के बीच बैठती है। यह पैसा किसी सरकार का नहीं था, यह निजाम की पर्सनल वेल्थ थी। वह दिखाना चाहते थे कि दिल्ली भले ही अंग्रेजों की हो, लेकिन शान और शौकत भारत की ही चलेगी। आपको बता दूं कि इस महल का डिजाइन कोई आम डिजाइन नहीं है। इसके नक्शे में एक ऐसा राज छिपा है जिसे बहुत कम लोग नोटिस कर पाते हैं। आखिर क्यों इसे बटरफ्लाई शेप का बनाया गया? निजाम ने इसके लिए किसी छोटे मोटे आर्किटेक्ट को नहीं चुना, उन्होंने काम सौंपा सर एडविन लुटियंस को। वही लुटियंस जिन्होंने पूरी नई दिल्ली और इंडिया गेट को डिजाइन किया था। निजाम ने लुटियंस के सामने शर्त रख दी कि यह इमारत मुगलिया शान और यूरोपियन क्लास का ऐसा मिक्सचर होनी चाहिए जो दुनिया में दूसरा ना हो। लुटियंस ने एक ऐसा नक्शा खींचा जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगर आप हैदराबाद हाउस को ऊपर से यानी किसी ड्रोन या सैटेलाइट से देखेंगे तो आपको यह इमारत एक विशालकाय तितली जैसी नजर आएगी जिसके पंख खुले हुए हैं। यह डिजाइन सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं था, इसके पीछे गहरा विज्ञान था। तितली के आकार का मतलब था कि इस महल के हर कोने में, हर कमरे में सूरज की रोशनी और ताजी हवा पहुंच सके। यह महल करीब 8 एकड़ में फैला हुआ है। सोचिए, दिल्ली की सबसे महंगी जगह पर 8 एकड़ जमीन। इसका आर्किटेक्चर इंडो सारासेनिक शैली का बेहतरीन नमूना है। इसमें आपको मुगलिया गुंबद दिखेंगे तो साथ ही यूरोपियन पिलर्स भी नजर आएंगे। निजाम ने इसमें मेहराबों का इस्तेमाल करवाया जो इस्लामी वास्तुकला की पहचान है, लेकिन इसकी मजबूती
ब्रिटिश इंजीनियरिंग की थी। कहा जाता है कि जब यह बनकर तैयार हुआ तो वायसराय हाउस के बाद यह दिल्ली की सबसे भव्य इमारत थी। निजाम चाहते थे कि जब वह अपने इस महल की बालकनी में खड़े हों तो उन्हें पूरी दिल्ली अपने कदमों में नजर आए। अब हम आपको इस महल के अंदर ले चलते हैं जहां आज भी इतिहास सांस लेता है। जैसे ही आप हैदराबाद हाउस के भारी भरकम लोहे के गेट से अंदर दाखिल होते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। बाहर दिल्ली का शोर शराबा है, लेकिन अंदर एक अजीब सी रहस्यमयी शांति है। सबसे पहले आपकी नजर पड़ती है इसके विशाल गुंबद पर। यह गुंबद जमीन से 55 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जो इसकी भव्यता को और बढ़ा देता है। एंट्रेंस हॉल के ठीक बीचों बीच ऊपर देखने पर आपको जो नक्काशी और झूमर दिखते हैं वो आज भी उतने ही चमकते हैं जितने 1928 में चमकते थे। निजाम ने इसके इंटीरियर में पानी की तरह पैसा बहाया था। फर्श पर बिछे कालीन विशेष रूप से फारस, आज का ईरान से मंगवाए गए थे। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स यूरोप के मशहूर चित्रकारों ने बनाई थीं। फर्नीचर ऐसा जिसे बनाने में सालों लग गए। इस महल में 36 कमरे हैं और हर कमरा अपने आप में एक म्यूजियम है। लेकिन इस महल की असली जान, इसका असली शो स्टॉपर है वो बैंक्वेट हॉल, जहां पर आज मोदी और पुतिन ने साथ में खाना खाया। वह कोई आम डाइनिंग रूम नहीं है, वह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास रचा जाता है। वहां की डाइनिंग टेबल के बारे में एक ऐसी बात मशहूर है जो शायद आपको चौंका दे। कहते हैं कि उस हॉल की डाइनिंग टेबल इतनी लंबी और भव्य है कि एक साथ 100 से ज्यादा लोग वहां बैठकर खाना खा सकते हैं। और जब ये लोग वहां बैठते हैं तो सिर्फ खाना नहीं खाते, बल्कि दुनिया के नक्शे पर लकीरें खींचते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक बहुत बड़ा विडंबनापूर्ण मोड़ है। जिस निजाम ने अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा पैसा इस हैदराबाद हाउस को बनवाने में लगा दिया, वो खुद इस महल का सुख ज्यादा दिन नहीं भोग पाए। 1928 में यह महल बनकर तैयार हुआ। निजाम दिल्ली आते थे, यहाँ रुकते थे, अपनी शाही पार्टियां देते थे। लेकिन फिर आया 1947 का वो साल जब भारत की तकदीर बदल रही थी। अंग्रेज जा रहे थे और भारत आजाद हो रहा था। लेकिन हैदराबाद के निजाम के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो भारत के साथ मिलने को तैयार नहीं थे। वो हैदराबाद को एक अलग देश बनाना चाहते थे। सोचिए, भारत के पेट में एक अलग देश। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष कहते हैं, उन्होंने तय कर लिया था कि ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो चलाया और निजाम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया और इसके साथ ही दिल्ली का यह आलीशान हैदराबाद हाउस, जो निजाम की निजी संपत्ति थी, वो भी भारत सरकार के कब्जे में आ गया। निजाम का वो सपना कि वो दिल्ली में अपनी अलग सल्तनत की निशानी रखेंगे, वो चकनाचूर हो गया। आज यहाँ निजाम के सिपाही नहीं, बल्कि भारत के एलीट कमांडोज, एसपीजी और एनएसजी का पहरा है। यह इमारत गवाह है उस बदलाव की कि कैसे एक राजा की जिद हारी और लोकतंत्र की जीत हुई। आजादी के बाद लंबे समय तक यह इमारत वीरान पड़ी रही, लेकिन फिर भारत सरकार ने फैसला किया कि इस नायाब हीरे को धूल में नहीं मिलने दिया जाएगा। इसे भारत का स्टेट गेस्ट हाउस बनाया गया, यानी भारत सरकार का वो खास मेहमान खाना जहां सिर्फ और सिर्फ दुनिया के सबसे खास लोग ही कदम रख सकते हैं। अब आते हैं आज के दौर में, 2025 में। जब भी आप टीवी पर देखते हैं कि पीएम मोदी किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से मिल रहे हैं, चाहे वह डोनाल्ड ट्रंप हो, इमैनुअल मैक्रो हो या अभी व्लादिमीर पुतिन हो, तो वह मीटिंग इसी हैदराबाद हाउस में होती है। सवाल यह है कि राष्ट्रपति भवन क्यों नहीं, पीएम हाउस क्यों नहीं, सिर्फ हैदराबाद हाउस ही क्यों? इसके पीछे कई ठोस कारण हैं। पहला कारण है प्राइवेसी और सिक्योरिटी। हैदराबाद हाउस एक किले की तरह है। इसकी लोकेशन ऐसी है कि इसे चारों तरफ से सील किया जा सकता है। यहाँ कोई भी जासूस, कोई भी कैमरा, कोई भी बाहरी व्यक्ति परिंदा बनकर भी पर नहीं मार सकता। जब दो देशों के नेता मिलते हैं तो वो कई ऐसी बातें करते हैं जो दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए। वो डील साइन करते हैं, मैप डिस्कस करते हैं, हथियारों की बात करते हैं। हैदराबाद हाउस के बंद कमरे इन राजों को दफन रखने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। दूसरा कारण है माहौल। राष्ट्रपति भवन बहुत औपचारिक है, वहां प्रोटोकॉल का बहुत दबाव होता है। लेकिन हैदराबाद हाउस में एक अनौपचारिकता है, एक रिलैक्स्ड माहौल है। यहाँ नेता टाई खोलकर, कोट उतारकर आराम से बात कर सकते हैं। यहाँ के बगीचे, यहाँ के फव्वारे एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहाँ कड़वाहट भी मिठास में बदल जाती है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है मैसेज। जब भारत किसी नेता को यहाँ बुलाता है तो वह उसे अपनी विरासत, अपनी रईसी
और अपनी संस्कृति की झलक दिखाता है। पुतिन जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि भारत सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि एक ऐसा देश है जिसकी जड़ें इतनी गहरी और शाही हैं। हैदराबाद हाउस भारत की सॉफ्ट पावर का प्रतीक है। आज की तारीख में यानी दिसंबर 2025 में पुतिन का हैदराबाद हाउस में होना कोई आम घटना नहीं है। यह एक भूचाल है। पूरी दुनिया जानती है कि रूस और यूक्रेन का तनाव किस स्तर पर है। ऐसे में भारत का पुतिन को अपने सबसे खास घर में इतनी गर्मजोशी से स्वागत करना अमेरिका और यूरोप के मुंह पर एक करारा तमाचा है। यह वो भारत है जो अब नॉन अलाइंड नहीं बल्कि ऑन अलाइंड है, लेकिन अपनी शर्तों पर। हैदराबाद हाउस की सीढ़ियों पर खड़े होकर जब मोदी और पुतिन ने हाथ मिलाया तो वह तस्वीर वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर छपी। वो तस्वीर चीख चीख कर कह रही है कि भारत अपने दोस्तों को नहीं छोड़ता, चाहे दुनिया का कोई भी सुपर पावर कितना भी दबाव क्यों न डाल ले। ये इमारत गवाह बनी है उस साझेदारी की जो S-400 मिसाइल सिस्टम से लेकर भविष्य की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी तक जाती है। इसी छत के नीचे बैठकर दोनों नेताओं ने उन डील्स पर साइन किए होंगे जो भारत की सेना को अगले 50 सालों के लिए अजेय बना देंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी दिल्ली के उस जादुई महल की जिसे दुनिया हैदराबाद हाउस के नाम से जानती है। एक ऐसी इमारत जो ईंट गाड़े से ज्यादा कूटनीति और शक्ति से बनी है। निजाम की दौलत से लेकर मोदी की ताकत तक इस घर ने भारत की पूरी यात्रा देखी है। आज जब 2025 में भारत विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है तो हैदराबाद हाउस उस सफर का एक अहम पड़ाव है। यह सिर्फ एक मीटिंग प्लेस नहीं है, यह वो रणभूमि है जहां भारत अपनी कलम और अपनी जुबान से दुनिया जीतता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको भारत के एक ऐसे अंडरग्राउंड बंकर के बारे में बताने वाले हैं जिसकी लोकेशन गूगल मैप पर भी नहीं मिलती और कहा जाता है कि वहां भारत ने अपना तबाही का बटन छिपा रखा है। क्या आप जानना चाहते हैं उस गुप्त जगह का सच? तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। कमेंट करके जरूर बताएं कि हैदराबाद हाउस की यह कहानी आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।